ऑल राइट, तो हेडिंग डालो सभी लोग। आयोनिक इक्विलिब्रियम आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब थोड़ा ध्यान से समझो, राइट। आयनिक इक्विलिब्रियम है क्या? देखो, जो चीज हम लोगों ने बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम में करा है, वहां पे हम लोगों ने किसके बीच में किया है? कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है जहां पे 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स आर कंबाइनिंग, कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, और उसमें हमने 3 कैटेगरी बनाई थी, याद करो, इक्विलिब्रियम रिएक्शन की। एक ऐसा जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन की तरफ जाए, जिसको हम लोग इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते थे, ध्यान है। सेकेंड वैसा जो 5-10% आगे पीछे जाए या उससे भी कम, वैसे रिएक्शन हमें काफी सारे पढ़ने थे। और फिर एक बीच में जहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू फेयर इनफ फ्रॉम कह लो 1/100 से 100 के बीच में रहता है, मतलब बियॉन्ड 1000 एंड लेस देन 1000 वाला भी केस हम लोगों ने पढ़ा था इक्विलिब्रियम का। तो आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या आखिर नया है? तो देखो, अगर आप कंसेप्ट वाइज मेरे से पूछो तो सिर्फ यहाँ पे आपको एसिड बेस्ड सॉल्ट्स पहचानना, सॉल्युबिलिटी पहचानना, कौन स्ट्रॉन्गर है कौन वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसको पहचानने के अलावा कोई बहुत इनोवेटिव सा काम नहीं है। इसके अंदर मेनली प्रैक्टिस है हमारा। तो जितना भी थियरी हमने बिल्डअप कर रखा है वो ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है उसको, तो आज, क्योंकि इसमें मोस्टली थ्योरेटिकल सेशन नहीं होंगे, तो आज आपके पास टाइम है, आज जाके उसको कर लेना अच्छे से, वो रिवाइज करके, फिर उसके बाद आपको और इसमें समझ में आएगा, ठीक है। सो व्हाट इज आयनिक इक्विलिब्रियम ऑल अबाउट? आयनिक इक्विलिब्रियम डील्स विथ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। लिखो ये बात, बताता हूं, ठीक है, घबरा रहे हो मैं क्योंकि, तो लिखो, आयनिक इक्विलिब्रियम डील्स विथ ionic equilibrium deals with equilibrium between undissociated electrolyte हाँ जी, undissociated electrolyte and dissociated ions, undissociated electrolyte and dissociated ions in solution phase, in solution phase, right, in solution phase। अब चलो एक एक करके हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, राइट, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो मैंने आपको बताया वो क्या है कि आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें किसके बारे में बेटा समझना है? हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइट, अनडिसोसिएटेड इलेक्ट्रोलाइट एंड डिसोसिएटेड। तो भाई ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलते हैं, है ना? तो जैसे बताओ मोस्ट कॉमन, क्योंकि मैंने बोला सॉल्यूशन में डिस्कशन करना है, तो मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट कौन सा है? वाटर है। तो मैं एक्वा सॉल्यूशन की बात करूंगा। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर दोज सब्सटेंसेस या दोज केमिकल कंपाउंड्स जिनको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करो तो आपको आयंस मिले। ऐसा कोई भी कंपाउंड जिनको आप डिसॉल्व करो वाटर में, तो अगर आपको आयंस दे रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में रख सकते हैं। तब आपके दिमाग में आएगा, सर आयंस, तो इसका मतलब क्या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं? तो बिल्कुल आयनिक कंपाउंड होते हैं। तो क्या सर इसका मतलब कोई कोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होता है? ऐसा जरूरी नहीं है, कई सारे कोवेलेंट कंपाउंड हैं। जैसे HCl, बताओ मुझे, क्या ये कोवेलेंट कंपाउंड है या आयनिक? कोवेलेंट। भाई हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड बना है, लेकिन बेटा इसको अगर आप वाटर में डालो तो ये ब्रेक करके H3O प्लस H प्लस देता है, जो फ्री स्टेट में रहता नहीं है, तो ये बन गया एंड क्लोराइड आयन, सॉल्वेटेड, एक्वस लिख रहा हूं, ये बन रहा है। ये तो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल था, है ना?
और NaCl ले लूं तो ये तो आयनिक कंपाउंड होता है सर, प्लस एंड माइनस, ये तो आयनिक है। तो बेटा इलेक्ट्रोलाइट ना कुछ भी हो सकता है, वो कोवलेंट कंपाउंड भी हो सकता है, और वो बस कंडीशन क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट उस कंपाउंड को बोलेंगे जो वाटर में डिसॉल्व करने पे आयंस फर्निश करे। तो लिखो इलेक्ट्रोलाइट, लिखो electrolytes are those substances, electrolytes are those substances which furnishes ions, which furnishes ions when dissolved in water, when dissolved in water, when dissolved in water. Understood? एग्जाम्पल में लिख लो, नोट करके लिख लो, HCl, NaCl, एसिटिक एसिड, है ना, H2SO4, CaSO4, FeCN5NOS। इसके नाम के चक्कर में मत पड़ो, ये +2 का कंपाउंड है मेनली जो वहां पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आयनिक मतलब ये आयंस फर्निश करेगा, ये सारे उसके एग्जांपल्स, ठीक है। आता हूँ, ओके। हाँ जी, ये NOS है, NOS, राइट, दैट्स अ लिगेंड, NOS। क्लियर यहाँ तक? अब क्वेश्चन ये आएगा सर, तो आपने बताया अभी कि आयनिक कंपाउंड भी इलेक्ट्रोलाइट, जो कि कॉमन समझ में भी आता है कि भाई उसके अंदर आयंस है तो आयन फर्निश कर दिया, तो कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। कोवलेंट कंपाउंड भी क्या है, बोलो, इलेक्ट्रोलाइट्स, कई सारे। तो क्या सारे कोवलेंट कंपाउंड है? आंसर है बिल्कुल नहीं, सारे कोवलेंट कंपाउंड नहीं है। जैसे अगर आप ग्लूकोज समझते हो, ग्लूकॉन डी गर्मियों में आने वाले में अच्छा, सबसे अच्छा लिक्विड है टीनेजर्स के लिए, इजंट इट? तो अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करो तो आपको नो आयंस, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। समझ में आ रहा है बात? तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। यूरिया को डालो, कुछ नहीं मिलने वाला है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, अरे यार बहुत सारे कंपाउंड है, मिथेन, इथेन, CCl4, ये कुछ भी डालो कुछ नहीं मिलने वाला, समझ गए ना। तो फिर इनको क्या बोलेंगे? तो यार नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो कंपाउंड कितने तरह के होंगे? 2 तरह के होंगे। जितने कंपाउंड्स हैं वो 2 तरह के कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। टाइप ऑफ कंपाउंड, लिखो टाइप्स ऑफ कंपाउंड। सबसे पहला कौन सा? इलेक्ट्रोलाइट, सॉरी नॉन इलेक्ट्रोलाइट लिख लो पहले। और दूसरा क्या? इलेक्ट्रोलाइट, राइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड दूसरा इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट अभी मैंने समझा दिया, इनके एग्जांपल्स में आप लिख लेना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। तुम लोगों ने बच्चों ने पढ़ा नहीं इसके बारे में कुछ? चलो, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, यूरिया, CCl4 ना, CS2। हालांकि ये तो डिसॉल्व भी नहीं होता है, खैर ये तो वाटर में डिसॉल्व भी नहीं होगा। समझ रहे हो क्यों नहीं डिसॉल्व होता है? ये नॉन पोलर है, ये वाटर क्या होता है? पोलर। नॉन पोलर को पोलर में कैसे डिसॉल्व कर सकते हो? नहीं कर सकते हो ना। तो मैं जैसे बता रहा था कि इनको ट्राई भी करोगे तो नहीं मिलने वाला। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक क्लियर है। अब इलेक्ट्रोलाइट में मैंने बताया, इलेक्ट्रोलाइट ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद आयंस फ्री करे। अच्छा, तो इनको पता कर सकते हैं क्या किसने आयंस दिया किसको नहीं दिया? पता कर सकते हैं? बिल्कुल सर, पता कर सकते हैं।
जो आयंस फर्निश करते हैं ना, उनका एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना। अपना एक उंगली स्विच बोर्ड में लगाओ, दूसरा उसमें फिर तुमको कोई और दोबारा चेक करने का टाइम भगवान देने वाले नहीं है। ऐसा गलती कभी मत करना। आराम से आजकल आते हैं मेजरमेंट करने वाली चीजें, जो कंडक्शन मेजरमेंट करने के लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, बहुत ही सस्ते हैं, उसको डिप करके तुम चेक कर सकते हो, है ना। तो इसलिए ऐसी गलती नहीं करना, हाथ पाथ मत लगाना बिल्कुल। आई एम नॉट इनकरेजिंग एनीवन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट, ये बात लिख लिया, नोट करके लिखो। इलेक्ट्रोलाइट्स मे बी कोवेलेंट एंड मे बी आयनिक। Electrolytes may be covalent and may be ionic compound. Electrolytes may be covalent and may be ionic compound. Noted? हाँ, अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स की कैटेगरी में बनाना चाहता हूँ, है ना। किसके बिहाफ पे? कि भाई, हाँ जी बिल्कुल, कि वो 100% ब्रेक कर जा रहा है आयंस में या पार्शियली ब्रेक कर रहा है, समझ गए। तो इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी बनाते हैं, इस इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी बनाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अब इसमें भी कैटेगरी बनाते हैं कि अगर हम पूरे कंपाउंड्स को देखें तो यार इलेक्ट्रोलाइट्स में ना ये तीन कैटेगरी में मैक्सिमम कवर हो जाएंगे, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो भाई जब मैं बोल रहा हूं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो मॉडरेट कंसंट्रेशन पे या लो कंसंट्रेशन पे 100% आयंस में ब्रेक कर जाए। कहने का मतलब कि अगर मैंने 1 मोल लिया है तो वाटर में डालूं, मैं वाटर के अंदर डालूं तो ये 1 मोल H प्लस आयन है एक्वस प्लस 1 मोल क्लोराइड आयन। अच्छा, मैंने बार बार समझाया H प्लस ऐसे लिखना गलत है, तो इसको H3O प्लस के फॉर्म में लिखो, मतलब प्रोटॉन इसको ट्रांसफर कर दिया बेसिकली, समझ गए। तो ये 1 मोल जब आपने डाला तो ये आपको कितना मिलेगा? 1 मोल, और ये कितना मिलेगा? 1 मोल। तो क्या समझ में आया? पूरा का पूरा टूट गया। तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? लिखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इज द वन which undergo 100% ionization or dissociation into ions, which undergo 100% ionization, which undergo 100% ionization or dissociation when taken in low or moderate concentration, when taken in low or moderate concentration. Understood? अब इनमें कैटेगरी बना लो। तो इसमें मैं क्या बोलूंगा बेटा? स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलेंगे? इसके एग्जांपल्स क्या हैं? ये मैंने बहुत पहले ही आपको पढ़ा दिया है। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स कब बताए थे मैंने आपको? बहुत पहले, जब एसिड बेस पढ़ाया था। तो चलो आज वही रिवाइज करा देते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में कौन कौन सा आएगा? तो सर 2 कैटेगरी के एसिड आपने बताया था, एक हाइड्रा एसिड और एक ऑक्सी एसिड। तो हाइड्रा एसिड में ये 3 नाम हमेशा याद रखना, HCl, HBr, ये 3 याद। देखो मैं सारे नहीं बता रहा हूं, लेकिन जितने यूज होने वाले मैक्सिमम बता दे रहा हूं। ये है स्ट्रॉन्ग के एग्जाम्पल। अच्छा सर बाकी? तो यार बाकी में ना ऑक्सी एसिड में जिनमें 2 टर्मिनल ऑक्सीजन या उससे ज्यादा हो। अब ये क्या है? अब आप समझोगे भी ये चीज। तो जैसे याद करो, टर्मिनल ऑक्सीजन किसको बोलते हैं बेटा? किसको बोलते हैं? ये है ना टर्मिनल ऑक्सीजन। मैंने बोला था कि 2 टर्मिनल ऑक्सीजन या उससे ज्यादा होने चाहिए ऑक्सी एसिड में, तो वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इससे क्या मतलब है सर? क्या हो जाएगा इससे? तो देखो जब इसका H प्लस निकालोगे बेटा, तो ये जो बन रहा है इसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। अरे याद है, किसी भी एसिड से H प्लस आयन या किसी भी कंपाउंड से उसका H प्लस निकाल लो, बचा हुआ जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेट बेस। ये हमेशा याद रखना कि Ha से अगर आप H प्लस आयन निकाल लेते हो तो जो बचा हुआ स्पीशीज है इसी को कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। कॉन्जुगेट बेस नहीं मालूम है तो इसको दोबारा लिख लेना, भूल गया हो तो दोबारा लिख लो। ये एसिड
तो ये इसका कॉन्जुगेट बेस। उसी तरीके से मैंने आपको बताया था कि किसी को प्रोटॉन ऐड कर दोगे तो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। प्रोटॉन निकालने से कॉन्जुगेट बेस, ऐड करने से कॉन्जुगेट। हाँ जी, तो फिर आप इसका कॉन्जुगेट बेस बनाओगे तो ये देखो, नेगेटिव आयन इज स्टेबलाइज्ड बाय हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन थ्रू रेजोनेंस, कॉन्जुगेशन। अरे ये सुनो, ये देखो कॉन्जुगेशन में है ना, और ये कॉन्जुगेशन में है वो भी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के हेड पे, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है भाई। कार्बन आयन में हमने यही तो पढ़ा था, याद करो कार्बन आयन में हमने क्या पढ़ा था कि भाई कार्बन पे नेगेटिव हाईली अनस्टेबल होता है। क्यों अनस्टेबल होता है? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लो है। लेकिन मैंने बताया था वहां कार्बन आयन बन सकते हैं जहां पे कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस नेगेटिव को स्टेबलाइज कर दे। कुछ याद आया आप लोगों को? तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर स्टेबलाइज और कार्बन के नेगेटिव को कर दे, वो स्टेबल है, तो भाई ओ नेगेटिव भी जितने ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ रहे उतना अच्छा। और ये जितना ज्यादा स्टेबल हुआ बेस, उतना ही इसका प्रोटॉन लेने का टेंडेंसी कम, उतना ही ये फॉरवर्ड आएगा, उतना ही आयोनाइज होगा। इसलिए 2 टर्मिनल ऑक्सीजन डालोगे तो बेस्ट है। ऐसा देखा गया है कि 2 टर्मिनल ऑक्सीजन डालने से ऑलमोस्ट 100% टूट जाता है। तो इसलिए स्ट्रॉन्ग एसिड में एग्जांपल H2SO4, HClO3, HClO4 ना। टू सम एक्सटेंट आप ये बोल सकते हो HNO3 भी है, उतना पावरफुल नहीं है HNO3, बट है ठीक है, आप उसको भी रख सकते हो। तो प्लीज राइट डाउन ऑल दीज एग्जांपल्स। ये ऑक्सी एसिड वाले हैं, इनमें लिख लेना कैसे पहचानना है। दे मस्ट हैव 2 और मोर टर्मिनल ऑक्सीजन, और टर्मिनल ऑक्सीजन क्या है वो ये दिखा लेना यहां बना करके। क्यों है, क्यों चाहिए? टू स्टेबलाइज दिस नेगेटिव ना। ठीक है, अब पूरा कनेक्ट हो गया सारा पॉइंट। लिखते जाओ सब अच्छे से, अपना नोट्स बना के लिखते चलो। तो मैंने आपको एसिड बता दिया, स्ट्रॉन्ग एसिड पहचानने के तरीके बता दिए। नोट इट डाउन एवरीबॉडी। अब आ जाओ देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? तो देखो, एक तो मेटल वाले जो बेसिस होते हैं उनमें कौन से हैं कि भाई अल्कली मेटल वाला, याद करो, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये सब स्ट्रॉन्ग वाले कैटेगरी। अच्छा, इसके बाद तो देखो बेरिलियम मैग्नीशियम छोड़ दो, उसके नीचे कौन सा आएगा बोलो? तो अरे बाबा यहाँ पे KOH हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, ये सबको स्ट्रॉन्ग। ध्यान रखना, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनको नहीं कंसीडर करेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिस में। तो आप बोल सकते हो ऑल दी एस ब्लॉक हाइड्रोक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा जब इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये पूरी तरीके से, इसलिए सिंगल एरो दिखाते हैं कि पूरा का पूरा टूट गया, एक्वस एंड एक्वस। समझ में आया? NaOH को अगर आप वाटर में डालते हो तो NaOH एक सॉलिड होता है बच्चों, आयनिक कंपाउंड है ना। तो आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। इनके कैप्सूल्स आते हैं व्हाइट कलर के, NaOH कैप्सूल्स। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया। तो कहोगे सर और कोई बेस बताओ जो स्ट्रॉन्ग हो, और कोई बेस? तो देखो पूरे
मेटल्स में अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इनके जितना पावरफुल कोई नहीं। इनके बाद अगर कोई बचता है तो बोरॉन फैमिली में एक मेंबर है थैलियम हाइड्रोक्साइड TLOH, वो भी ठीक होता है, बट मैं उसको इतना इस साइड में इंक्लाइन नहीं करूंगा। TLOH कैन ऑल्सो बी टेकन इनटू दैट। आप कहोगे सर इनके अलावा कोई और बेस नहीं है, जैसे ऑर्गेनिक बेसिस कोई स्ट्रांग नहीं है, तो ऑर्गेनिक बेसिस में स्ट्रांग अगर बनाना है तो वो होता है टर्शियरी अमाइन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, जैसे R पॉजिटिव NOH माइनस। ध्यान रखना मैं इसकी बात कर रहा हूं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, सॉरी इसको मुझे क्या बोलना चाहिए, क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड कंपाउंड्स, दे आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। ये बिल्कुल उतने ही स्ट्रॉन्ग होते हैं जैसे NaOH वाली कैटेगरी हमारी। दिस ऑल्सो यू कैन राइट क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बेटा, क्वाटनरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी उसी कैटेगरी। समझ गए? तो आप कहोगे सर स्ट्रॉन्ग बेसिस हो गए। अब तीसरी कैटेगरी आपने बोली थी कि सर या तो एसिड होगा या बेस होगा या सॉल्ट होगा। अब देखो सॉल्ट को ये बोलना स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, वीक सॉल्ट है, ये बड़ा बकवास है। ये क्या मतलब होता है? हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब फिर भी समझ में आता है। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग वीक सॉल्ट जैसा कोई टर्म नहीं होता है, बल्कि सॉल्ट्स की दो कैटेगरी होती है, सॉल्युबल सॉल्ट एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, सॉल्युबल सॉल्ट एंड इनसॉल्युबल। एक उसने एक और बात बोला कि सर सॉल्ट्स को तो डिपेंड करता है आप कैसे क्लासिफाई करना चाहते हो। भाई एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट भी हो सकता है, बेसिक सॉल्ट भी हो सकता है, वो भी एक तरीका है। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे क्या लेना देना है कि वो पूरी तरीके से आयंस में ब्रेक हुआ या नहीं, तो हमारा नजरिया अभी वही है। तो कंप्लीटली सॉल्युबल सॉल्ट एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट, समझ में आया? तो उनकी वो कैटेगरी बनाते हैं। और तीसरी जो थोड़ी मॉडरेट लेवल पे होते हैं उनको हम बोलेंगे क्या, स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। स्पेरिंगली सॉल्युबल हालांकि बहुत नजदीक है किसके, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स के। अब इनसॉल्युबल जब हम बोलते हैं तो एकदम हाइपोथेटिकल केस ले लिया कि बिल्कुल ही डिसॉल्व नहीं है, ऐसा होता नहीं है। आप कोई भी आयनिक कंपाउंड लो, कुछ ना कुछ तो डिसॉल्व होगा ही भाई, समझ गए ना? तो सॉल्ट में मैं बता दे रहा हूं, सॉल्ट को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाले कैटेगरी में ही मैं पूछता हूं ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्ट, या यूं बोल लो सॉल्युबल सॉल्ट। A salt will be a strong electrolyte when it is completely soluble in water. लिखो, and a salt will be said to be a strong electrolyte when, a salt will be said to be a strong electrolyte when it is completely soluble and completely ionizing in aqueous solution, completely ionizing in aqueous solution, डिसॉल्व भी हो और क्या करे, आयंस भी पूरा ब्रेकआउट कर जाए। तो अब इसमें देखो बहुत सारा है, मतलब ये पूरा समझ लो समंदर जैसा है, बहुत सारे हैं, समझ गए? लेकिन इतने सारे एग्जाम में पूछते ही नहीं है। एग्जामिनेशन में कुछ सेट चीजें हैं उनको पूछा जाता है, जो सबसे कॉमन है मैं उनका नाम ले लेता हूँ, वही कॉमनली इनकाउंटर होगा, और फिर जैसे जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे तो बाकी चीजें धीरे धीरे ऐड होंगी। तो जो सबसे कॉमन है वो बता रहा हूं। तो देखो सोडियम का कोई भी कंपाउंड ले लो बेटा, सोडियम का एनी कंपाउंड ऑफ सोडियम, वो चाहे बेस हो, सोडियम का कोई एसिड तो हो नहीं सकता है, सोडियम का कोई बेस हो जैसे NaOH हमने ऑलरेडी देख लिया, या सोडियम का कोई भी सॉल्ट ले लो, कौन कौन सा बेटा, NaCl ले लो, सॉल्युबल है सर, सोडियम एसिटेट ले लो, सॉल्युबल है भाई, है ना? देखो NaCl, NaBr, NaI, NaF सब सॉल्युबल है ना? और मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, सोडियम सल्फेट ले लो, सॉल्युबल है,
सोडियम का कार्बोनेट ले लो यार, वो भी सॉल्युबल है। बाइकार्बोनेट तो दुनिया में सभी के सॉल्युबल होते हैं, है ना। Na2SO3 सभी के सभी सॉल्युबल है। तो सोडियम कभी भी दिख जाए आपको कंपाउंड में, खुश हो जाना चाहिए आपको, वी गॉट द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लिखो ये बात, वी शुड बी रियली हैप्पी टू सी सोडियम। लिखो, एनी salt of sodium, any salt of sodium, any salt of sodium is an example of strong electrolyte। अब ये एग्जाम्पल में आप ये सब लिख सकते हो। अच्छा सर, तो आपने जैसे कैटायन के बारे में बोल दिया, तो कैटायन में Na+ का कोई भी कंपाउंड हो तो कोई नेगेटिव आयन भी ऐसा है? हाँ जी बिल्कुल है। कौन सा है? नाइट्रेट का। नाइट्रेट के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऐसे ही हैं जैसे सोडियम के मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स। So most of the compounds of nitrate ion are strong electrolyte। लिखो, most of the salts containing nitrate ion is an example of strong electrolyte। यार देखो, सारे में ना थोड़ा सा वो हो जाएगा, बट मैं जैसा बोल रहा हूँ कि हमारे लिए जो इनकाउंटर होने वाली चीजें उनमें सारे ही है, तो मैं अपने सबसेट को उतने छोटे वाले डोमेन में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे बता दूं कि बहुत कम ऐसे, बहुत ही कम है, मतलब उनका नाम क्यों लूं मैं, फालतू में कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना, इसीलिए मैंने लिखवा दिया ऑल, ताकि दिमाग से ही आपके वो चीज निकल जाए। आप ऑल दिमाग में रखोगे तो कभी गलती नहीं करोगे ना। तो ऐसे ही नाइट्रेट के भी आप मान लो, ठीक। अब नाइट्रेट में, अब वो सोडियम नाइट्रेट तो पक्का ही होगा भाई, कैल्शियम नाइट्रेट एकदम 100% सॉल्युबल, जिंक नाइट्रेट बिल्कुल होगा, है ना, और सर लेड नाइट्रेट बिल्कुल होगा। बच्चों पता है, जैसे जैसे ना आप कैटायन को H ब्लॉक से P ब्लॉक एंड P से D में जाते हो, वैसे ही उनके सॉल्युबल सॉल्ट के नंबर्स बहुत कम होते जाते हैं। और जब आपको कंफ्यूजन होगा यार पता नहीं इसका क्लोराइड सॉल्युबल होगा या नहीं, इसका एसिटेट सॉल्युबल होगा या नहीं, जब आपको डाउट आए ना, तो कैटायन को अगर डिसॉल्व करना हो तो सबसे सेफ ऑप्शन है कौन सा ले लो आप, नाइट्रेट के साथ। सिल्वर जैसे कंपाउंड, मतलब सॉल्ट जो कि मोस्टली इनसॉल्युबल होते हैं, सिल्वर के सॉल्ट, वो चाहे AgCl ले लो, AgBr ले लो, AgI ले लो, सिल्वर सल्फेट ले लो, एसिटेट ले, कुछ भी ले लो यार, सिल्वर का जल्दी सॉल्युबल नहीं होता है। बट नाइट्रेट एक ऐसा है, इसलिए आपने देखा होगा कि जहां कहीं भी सिल्वर आयन यूज करना होता है वहां बाय डिफॉल्ट हाँ सिल्वर नाइट्रेट ही यूज करता है। जहां कहीं भी उसे क्या चाहिए हो, Ag+ चाहिए हो सोल्यूशन में, उन सभी जगहों पे वो सिल्वर नाइट्रेट ले लेते। अंडरस्टूड। AgNO3 हो गया भाई, और मर्क्यूरी का नाइट्रेट HgNO3 होल ट्वाइस। ये सब के सब बेटा, ये सभी के सब, सभी के सभी सॉलिड नहीं लिखना है, एक्वस लिखना है, मतलब दे आर ऑल सॉल्युबल। अंडरस्टूड। तो एक नेगेटिव आयन भी समझ में आ गया आपको, है ना, एक नेगेटिव आयन भी आ गया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और मैं बता दूं। मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ अमोनियम आयन, और मोस्ट ऑफ द क्लोराइड्स ऑफ मेटल्स एक्सेप्ट, मेटल के क्लोराइड एक्सेप्ट कौन सा, सिल्वर, लेड, और कौन सा है भाई, Hg2Cl2। मोस्ट ऑफ द क्लोराइड जब बोल रहा हूं तो क्लोराइड ब्रोमाइड की प्रॉपर्टी एक ही जैसी होती है, तो वो सभी के सभी सॉल्युबल होते हैं। याद रहेगा। हाँ, कुछ चीजें और मैं सिखा दे रहा हूं। ये लिस्ट जितना ज्यादा आप अपने दिमाग में बिठाओगे, उतना ही आगे आने वाले क्वेश्चन को हैंडल करना इजी होगा आपके लिए, क्योंकि तब हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो मैं सीधा सीधा यूज करूंगा दिस एज एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस बताना नहीं पड़ेगा। वो आप इसको एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लो, एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लो। ठीक है बच्चों, बोलो। हाँ, तो नाइट्रेट समझ में आया। वैसे ही मोस्ट ऑफ द नाइट्राइट्स ऑल्सो आर गुड।
सिल्वर नाइट्राइट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, इसको छोड़ दिया जाए तो नाइट्राइट्स आर आल्सो गुड। ओके, और कौन से हैं भाई कंपाउंड? तो देखो बेरियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, लेड एसीटेट इज एन एग्जांपल ऑफ, जो यूज होते हैं क्वालिटेटिव केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा, उनका मैं नाम ले रहा हूं। बेरियम क्लोराइड, लेड एसीटेट, ये बहुत कॉमन है, बता रहा हूं, समझ गए? तो इस लिस्ट को मैं यहीं पे अभी फिलहाल रोकता हूं, अपने इमोशन को थोड़ा सा रोकते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया किसकी बात अभी हम लोगों ने किया। तो यार अब जो स्ट्रांग नहीं है वो क्या होंगे? वीक होंगे। बट फिर भी कुछ फेमिलियरिटी के लिए थोड़ी हमारी उनके साथ इक्वेशन अच्छे रहे आने वाले क्वेश्चंस में, तो हम उसका पहले नाम कुछ सुन लेते हैं, ठीक है? फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद। तो बस बच्चों थियरी जल्दी खत्म होने वाली है, आयनिक इक्विलिब्रियम ओवर, इसके बाद हम लोग को सिर्फ प्रैक्टिस करना है। मिटा दो। हाँ, मोस्ट ऑफ द नाइट्राइट्स आर आल्सो सॉलिड। लेड एसिटेट, एसिटेट क्या होता है? एसिटिक एसिड क्या होता है? हाँ, तो उसी का H+ निकाल दो, तो लेड CH3COO का होल ट्वाइस, लेड एसिटेट इसको बोलते हैं। दे आर ऑल सॉल्युबल। हाँ हाँ, स्ट्रॉन्ग है। चले भाई, अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के कुछ एग्जांपल लिखते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल लिखते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लो मैंने एसिड ले लिया HA, बेस ले लिया BOH, सॉल्ट ले लिया A+B- ना। तो पहली बात, जब भी उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हम इक्विलिब्रियम का साइन रखेंगे। ये इक्विलिब्रियम का साइन कभी भी हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं रख रहे हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो मैं मान लो वीक एसिड की बात करूं, तो अब ये बताने की तो जरूरत नहीं है ना, विच विल नॉट फर्निश 100% आयंस, बल्कि वीक का नाम ही तब होता है ना जब वो 10% 15% से कम ही आयोनाइज हो। 10 to 15% मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो बेटा बिल्कुल एसिटिक एसिड, ये कैसे मालूम कि मुझे ये वीक एसिड है? क्योंकि सर इसके पास टर्मिनल ऑक्सीजन अगर आप देखो तो एक ही है बस। अरे बोलो यार, ओनली वन टर्मिनल ऑक्सीजन। मैं बात कर लूं H2CO3 का, तो सर इसके पास भी देखो तो OH ज्यादा हो गया, बट टर्मिनल ऑक्सीजन तो एक ही। प्यारे बच्चों, इसके अलावा तो इसी का भाई फॉर्मिक एसिड, वो भी है एसिटिक। ये क्या है? ये क्या है भाई? ACET। ये क्या है? कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक। ये क्या है? फॉर्मिक, है ना बच्चों? और क्या? HCN आप ले लो, H2S ले लो, भाई लिस्ट भरी पड़ी है यार, मैं थक जाऊंगा। हाँ जी, HOCl, HClO2,
ऐसे मतलब ना कितना बनाऊं, मैं थक रहा हूँ, थक गया मैं वो। तो इनको दिखाया कैसे जाता है, इंपॉर्टेंट ये है कि इनको कैसे दिखाते हैं। हाँ, इनको किस तरीके से दिखाया जाता है। दे आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, वीक एसिड्स। इनके जब भी इनको लिया जाएगा सॉल्यूशन में तो ऐसे लिखा जाएगा CH3COOH एक्वस। जब वाटर में डिसॉल्व करोगे तो ये CH3COO माइनस एक्वस। देखो अभी मैं यहाँ पे H प्लस एक्वस लिख रहा हूँ, बट आप समझना ये गलत तरीका लिखने का, यहाँ H3O प्लस लिखा है। तो ये देखो इक्विलिब्रियम का साइन आ गया ना, तो कहोगे सर जब इक्विलिब्रियम का साइन आ गया तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी डिफाइन होगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ka बोलते हैं। नाम क्या होता है उसका, है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट उसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। चलो ठीक है, बाकी इतना चलता है। Nobody will remove your marks based on the spelling mistakes. They are going to remove if you are doing some conceptual error out there. Understood? चलो, तो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट किस ऑर्डर का होता है, इसके केस में इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ बहुत कम, 10⁻⁻⁵ है। अब क्या यही है, नहीं यार, 10⁻⁻³ भी होगा, किसी का -4 होगा, किसी का -7 होगा, किसी का -9 होगा, -10 भी होगा किसी। समझ गए। तो ये सब एग्जाम्पल किसके हैं, वीक एसिड्स के। लिस्ट अगर अच्छे से हो गया हो और ये इक्विलिब्रियम आपने दिखा लिया हो तो मैं आगे बढ़ूं, आपने लिख लिया हो नहीं। चले बच्चों आगे बढ़े, बोलिए। नहीं बढ़े, बढ़े आगे। ये तो हो गया किसके बारे में बात, वीक एसिड्स के बारे में। अच्छा चलो कुछ और टर्मिनोलॉजी सिखाता हूँ, क्योंकि एग्जाम में ना कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं जो वर्ड यूज करते हैं, बड़ा फेमस सा है, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज। pKa वैल्यूज, व्हाट इज pKa वैल्यूज। तो कभी भी वर्ड जब भी आ जाए ना pKa, pH, pKb, pK इंडिकेटर, pH, pOH, pKw, pKw। तो इसका मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ दैट जो नीचे लिखा हुआ है। मतलब इस p को आप समझो कि -log टू द बेस 10 है। अब p के बाद क्या है, k, तो Ka का मतलब द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ Ka इज नोन एज pKa। सिमिलरली pKb इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ Kb। अरे एग्जाम में है व्हाट इज pK, तो ऐसे लिख दोगे तो भी चलेगा, बट अगर एक स्टेटमेंट ऐड कर दोगे नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ Ka वैल्यूज, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू इज pK, तो एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। समझ रहे हो ना। अब ये सब मेरे नोट्स में लिखवाए नहीं जाते हैं,
मतलब मैं बोलता हूँ तो हर चीज जो बोल रहा हूँ उसको समझो। जब सब्जेक्टिव का क्वेश्चन लेता हूँ तो मैं देखता हूँ ऐसे ही तुम लोग भी उतार दियो। तो लिखने में थोड़ा सा ये समझ लो ना, जो एग्जामिनर है वो तुमसे 1 साल जूनियर वाला बच्चा है, तुम्हें उसको समझाना है ये क्या है। वैसे समझ के एग्जाम में लिखा जाता है सब्जेक्टिव। जब आप अपने आप को ऐसे समझ लोगे कि नहीं यार इसको तो कुछ नहीं आता है, जिसने क्वेश्चन पूछा उसको कुछ आता नहीं है, मुझे उसे अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तब आप लिखना शुरू करोगे। वरना आपको लगेगा अच्छा ये तो सर चेक कर रहे हैं, उन्हें तो मालूम ही है पीके क्या है, तो यार ब्लैंक छोड़ के आ जाओ, सब तो मुझे मालूम है। तो लिखा करो अच्छे से, ठीक है। तो बच्चों ये क्लियर हो गया, माइनस लॉग। अच्छा पीके इंडिकेटर क्या हुआ, माइनस लॉग के इंडिकेटर टू द बेस 10। ऐसे पीके डब्ल्यू क्या हुआ, माइनस लॉग 10 के डब्ल्यू। अब ये सब क्या है ये सब आगे मैं दिखाऊंगा। वैसे ही पीएच क्या हुआ बेटा, जल्दी बोलो, माइनस लॉग। अब यहाँ H नहीं, H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन होता है। अरे ये तो वर्ड सुना होगा बचपन में, माइनस लॉग टू द बेस 10 कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इन दिमाग में रखो, इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। हो गया बेटा, बोलिए। अच्छा वो बात कर, हाँ तो सिर्फ पीएच एंड पीओएच को ऊपर ही रिप्रेजेंट करते हैं, बाकी सभी को नीचे ही लिखते हैं। एच एंड ओएच को ही ऊपर ऊपर लिखते, सर के ऊपर चढ़ा रखा है इसको। हाँ कहाँ पी छोड़ दिया मैंने, एच नहीं नहीं के ओ एच नहीं, ए प्रभु, के मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थोड़ी ना है, ये तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है, ये OH आयन का कंसंट्रेशन। हाँ तो इसलिए इन दोनों को अलग रखो, बाकी को एक। तो क्लियर हो गया, पीके क्लियर, पीके भी क्लियर, पीके डब्ल्यू क्लियर, एवरीथिंग इज ओके। अब देखो इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं अभी फ्रेम करता हूँ, साथ के साथ समझते हैं, ठीक है। तो मुझे ये बताओ बच्चों, अगर मान लो आपके सामने 2 एसिड दे दे लगातार और उनके के वैल्यूज दिए हो, तो आप कैसे सोचोगे कौन स्ट्रॉन्गर एसिड है? हाउ विल यू अंडरस्टैंड कौन एसिड स्ट्रॉन्गर है, ये कैसे मालूम चलता है? तो एक बात बताओ यार, एसिड स्ट्रांग होने का मतलब क्या है कि भाई ये इधर से इधर की तरफ ज्यादा है, मतलब मुझे ज्यादा मोल ऑफ H प्लस आयन मिल जाए फॉर द सेम मोल ऑफ एसिड, इजंट इट? अरे ये ज्यादा कब मिलेगा, जब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा हो। अरे बोलो यार, ये क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज बेसिकली द, हाँ जी, रेशियो ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट्स में ही तो H प्लस आयन है। बोलिए बच्चों, यही है ना। तो अगर आपका H प्लस आयन ज्यादा हुआ तो Ka भी ज्यादा होगा, तो एसिड अच्छा होगा। एन एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर इफ इट्स Ka वैल्यू इज हायर। लिखो ये बात, एन एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर इफ इट्स Ka वैल्यू इज हायर, if its Ka value is higher. An acid will be stronger if its Ka value is higher. लिख लिया? बोलिए, क्लियर? अब मैं आपको मिटा दे रहा हूं ना, अब मैं आपको कुछ मैचिंग कराना चाह रहा हूं, मैचिंग मैचिंग। देखो ये कॉलम ए एंड कॉलम बी है, ये पीके का लिस्ट है और ये मॉलिक्यूल्स है। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल मैं दे रहा हूं, ध्यान से सुनो, एसिटिक एसिड। दूसरा दे रहा हूं मैं
यहाँ पी के वैल्यूज लिख रहा हूँ, इनकी आपको मैचिंग करानी है। मैच दी कॉलम। तो पी के का मैंने दे दिया है एक्सक्यूज मी -6, एक का दे दिया है -12 या -11। अरे ये मैं एकदम प्रिसाइज डेटा नहीं दे रहा हूँ, बस आपकी समझ डेवलप करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा दे दिया है +5। मैच दी कॉलम, ए एंड बी का मैचिंग करो। मैच कर लिया, बताओ फर्स्ट का क्या मैचिंग है? फर्स्ट का बी है। अच्छा चलो वो छोड़ दो, क्या तुम इतना कर सकते हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ बता सकते हो? ए बी 1 2 3 में कौन है? 2 सबसे ज्यादा है, फिर 3 है। आओ दिखते। अरे प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर बना लो यार। कितने टर्मिनल ऑक्सीजन है HClO4 में? गलत बात है ये। H2SO4 में कितने हैं? 2। तो सर एसिडिक ऑर्डर तो ये हुआ ना। अरे बोलो यार, मैचिंग, एक मैचिंग का क्वेश्चन दिया, हालत खराब हो गई। ये ऑर्डर हुआ एसिडिक स्ट्रेंथ, ये सुनो। अब बच्चों ये बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ, ध्यान से सुनो। एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है, ध्यान से सुन रहे हो सब लोग? एसिडिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर। तो कितने लोग बोल रहे हैं कि Ka का ऑर्डर, K ऑर्डर क्या होगा फिर? सेम ही होगा भाई। अरे जो अच्छा एसिड उसका Ka ज्यादा होना चाहिए। अरे Ka ज्यादा होगा तभी तो ये प्रोडक्ट में ऊपर ज्यादा आएगा बेटा। तो Ka ऑर्डर शुड ऑल्सो बी सेम। क्योंकि स्ट्रॉन्गर द एसिड मोर विल बी इट्स Ka वैल्यू एंड वाइस वर्सा, मोर द Ka। समझ गए? लेकिन मैंने यहाँ Ka नहीं दिया, मैंने Pk दे दिया। अब क्या करें? तो जब भी कोई पी ले तो फिर क्या होने वाला है? उल्टा सुल्टा हो जाएगा सब, सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा। पीने होने के बाद यही होता है ना, देखा ही होगा अगल बगल। नहीं, कॉलोनी में भी नहीं दिखता है। तुम्हें एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अगल बगल तो देखा होगा ना, इधर उधर टहलते हुए लोगों। तो बच्चों चलो जोक्स अपार्ट, व्हेन यू टेक माइनस लॉगरिथम, व्हाट इज पीके? माइनस लॉग टू द बेस 10 के। अब एक बात बताओ बेटा, के अगर आप बढ़ाओगे तो log टू द बेस 10 के बढ़ जाएगा, माइनस कर रहे हो तो घट जाएगा वैल्यू। तो क्लियर हो गया? तो यानी कि क्या है, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। इनवर्सली, इनवर्सली कैसे लिखूं मैं? 1/, समझ में आ गया? यहां से क्लियर हुआ ना कि ए बढ़ाओगे तो log 10 बढ़ेगा, लेकिन माइनस लगा देने से वो कम, वही मैं बोल रहा उल्टा हो जाएगा। पीने के मतलब पी के लगा देते ही रिवर्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यही बात है। तो पी के ऑर्डर अगर करना हो तो सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? एसिटिक एसिड, फिर H2SO4, और सबसे खराब किसका होना चाहिए? तो बताओ भाई, सबसे सिंपल है यार, HClO4 का कितने लोग बोल रहे हैं ये मैच हो गया? फिर से H2SO4 का ये हो गया और इसका मैच। और यार अगर आप समझदार हो तो आपको यहीं से मालूम चल जाना चाहिए था कि इतना है तो पी के कितना होगा? माइनस लॉग बेस 10, 10 के पावर -5। ये -5 उठ के यहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? -1 इंटू -5 इंटू लॉग 10 10, और बेस ये सेम हो जाए तो ये 1 हो जाता है, माइनस इंटू माइनस प्लस।
तो जिनके भी पीके पॉजिटिव होते हैं वो सभी वीकर एसिड होते हैं, जिनके पीके नेगेटिव्स होते हैं, नेगेटिव में, वो स्ट्रॉन्गर होते हैं। तो चाहो इसको भी लिख सकते हो छोटे से नोट पॉइंट के फॉर्म में। इफ द पीके इज नेगेटिव then it represents stronger acids. If pK is positive, then it represents weaker acids. समझ में आ गया बच्चा पार्टी? सब क्लियर है? Okay. ना? तो वीक एसिड्स खत्म हो गए सब। अब बढ़ते हैं किसकी तरफ? वीक बेस। हाँ, वीक बेस लिखो। तो देखो ऐसे अगर मेटेलिक बेसिस की मैं बात करूं, मेटेलिक बेसिस तो कौन से हैं वो? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। वैसे कितने लोगों को समझ में आ रहा है इसको बेस बोलना भी गलत बात है, ये तो एम्फोट्रिक होता है। तो चलो गलत बात है, ठीक है, तो मैंने मैग्नीशियम ले लिया। लेकिन खास बात पता है क्या है? ये बेस है, हाइड्रोक्साइड है, आयनिक कंपाउंड है। आ रहा है बात समझ में बच्चों? FeOH होल ट्वाइस। हाइड्रोक्साइड आयनिक कंपाउंड फिर भी बेस क्यों है? क्योंकि ये सॉल्युबल ही नहीं होता है वाटर में अच्छी तरीके से। इट्स solubility of these metallic hydroxides are poor. And there are so many यार, मैंने स्ट्रॉन्ग बता दिया ना, इसको छोड़ के सब वीक किया, तो लिख लो। मेटालिक, ये इंपॉर्टेंट है। डबल एल होगा। वेरी पुअर इन वाटर। गॉट इट? हाँ जी, नोटेड। तो
फिर इनसे ज्यादा जो डिस्कशन होता है ना वो होता है सॉल्युबल बेसिस का, और वो इंटरेस्टिंग कैटेगरी है। तो मैं इनमें दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा वीक बेसिस को। एक तो ये कि मेटालिक हाइड्रोक्साइड, और जो दूसरी कैटेगरी बनाता हूं इनमें नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वो मेटलिक हाइड्रोक्साइड्स नहीं है भाई। ये जैसे मैं बात करूं तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एग्जांपल नंबर 1, aqueous solution of ammonia. They are soluble. अमोनिया प्लस वाटर। देखो इसी को कुछ क्या मैक्सिमम जगहों पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोला है, जो कि गलत है। क्योंकि ऐसा लिख देने से हमारे दिमाग में क्या फील क्रिएट होता है, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड, अमोनियम आयन एंड OH माइनस, बट इट इज नॉट। इट इज जस्ट लाइक a solution of alcohol in water. It is just like that only. The only difference is you are taking ammonia instead of alcohol. Just a solution only. Both are, I mean, another difference is that ammonia is a gas, right? तो फिर कहोगे फिर ये क्या है सर, फिर इसको बचपन से क्यों पढ़ते आ रहे हैं? तो गलत पढ़ते आ रहे हो यार, मैं हर चीज की जिम्मेदारी थोड़ी नहीं ले सकता हूँ। ये गलत पढ़ते आ रहे हो। This is not an ionic compound. Technically, this shouldn't be pronounced ammonium hydroxide. This should always be pronounced as. तो कभी अगर देखोगे IIT JEE के पुराने क्वेश्चंस जो बढ़िया बना करके भेजते थे, वो हमेशा इसको ऐसे लिखते थे, अमोनियम आयन प्लस OH माइनस। कभी भी वो ऐसे लिखते थे। वो उन्होंने कभी ऐसे नहीं लिखा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे कभी नहीं लिखा। दिस वे इट इज नॉट रिटन। बट हमारे जो कमजोर किताबें हैं, या यूं बोलो जो इग्नोरेंट है इन सब चीजों से, वो ऐसे ही लिख देते हैं। तो इससे समझ नहीं आता यार, ये भी एक आयनिक कंपाउंड लगता है, ये भी। तो कहोगे कैसे मालूम सर आपको आयनिक कंपाउंड नहीं है? तो बेटा पहली बात तो एक गैस को इसके अंदर आप ऐड कर रहे हो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, इनमें सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पार्शियल आयनाइजेशन होता है और कुछ नहीं होता। और कैसे मालूम सर कि आयनिक कंपाउंड नहीं है? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कभी सॉलिड फॉर्म में आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब भी ऐसा लिख भी रहे हो तो आपको बाय डिफॉल्ट बोलना पड़ेगा इट इज एक्वस इन नेचर, जबकि ये प्रॉपर सॉलिड होता है। कैप्सूल्स होते हैं इनके, सॉलिड कैप्सूल्स। इनका कोई कैप्सूल नहीं मिलने वाला है। समझ गए बात? तो दिस इज नॉट आयनिक कंपाउंड। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड उनमें आएगा। अच्छा, फिर ये तो पहला एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज एन एग्जांपल ऑफ वीक बेस या वीकली बेसिक सॉल्यूशन। और कौन से है भाई? तो यार इनमें आप डेरिवेटिव बनाते जाओ, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइन। अरे बच्चों बोलो, इनके सॉल्यूशन CH3NH2 के, CH3NHCH3 के, CH3NCH3CH3, ये जितने भी सॉल्यूशन मैं दिखा रहा हूं एक्वस सॉल्यूशन प्लस वाटर, दे आर ऑल वीकली बेसिक। अब देखो इनको भी गलत कैसे दिखाया जाता है, इनको ऐसे दिखाते हैं कुछ लोग, मतलब ऐसे दिखाते हैं कि NCH3 का होल थ्राइस H प्लस एंड OH माइनस। मतलब इतना नहीं लिखते, ये तो बहुत बेशर्मी वाली बात हो जाएगी। जैसे यहां तक तो फिर भी चल रहा है, लेकिन ये पूरी बेशर्मी की हद हो जाएगी अगर इसको NH4 प्लस OH माइनस के फॉर्म में लिख दिया जाए। तो मतलब पूरा बोल रहे हो कि आयनिक कंपाउंड है, जो करना कर लो, मैं तो ऐसे ही लिखूंगा। ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो ऐसे कभी नहीं लिखना चाहिए, हमेशा NH4 OH।
लिख दिए ऐसे तो चलेगा, मतलब आपने कंडेंस कर दिया बस, बट इसको समझना दिस इज नॉट द राइट वे। खास करके ये बोलना कि दिस इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बिकॉज दिस गिव्स एन इमेज इट कंटेन्स अमोनियम कैटायन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इट्स नॉट ट्रू, rather its solution contains few ions of this। तो मुझे लगता है कि वहां से कंफ्यूजन होने की वजह से इसके नेमिंग को लेके इतना पंगा है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है, और ऑफ कोर्स ये वाटर के अंदर जब भी लिखे जाएंगे तो उसी हिसाब से ही अपना H+ देंगे। ऐसे ही देखो, मैं एक थर्ड सॉल्यूशन बता रहा हूँ, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्युबल बेसिस हैं ये, तो सॉल्युबल बेसिस हैं। कौन सा? पिरिडीन, याद है पिरिडीन? ये पिरिडीन, pyridine plus water can also be said to be like this, NaOH, ऐसे भी बुलाया जा सकता है। बट अगेन जैसे मैंने बोला कि दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन, दिस इज द वर्स्ट रिप्रेजेंटेशन। समझ गए बच्चों? तो वीक बेस क्लियर हो गया है ना? तो जैसे pKa बताते हैं वैसे pKb भी बोलते हैं। ठीक है, तो आ जाओ कुछ के pKb में लिखता हूं और समझते हैं इनके बारे में भी थोड़ा बहुत। हाँ जी, देखो अमोनिया का Kb ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर -5 होता है। तो कोई पूछे कि भाई इसका Kb किसके ऑर्डर का होगा? अच्छा, एक जस्ट रैंडम गेस करने के लिए बोल रहा, नहीं बिल्कुल नहीं रैंडम नहीं, थॉटफुल गेस करने की आप कोशिश करो कि ये दोनों में अच्छा बेस कौन है। इन दोनों में अच्छा बेस कौन है? वेल थॉटफुल गेस होना चाहिए। अरे बेस वही अच्छा है जो आराम से लोन पेयर दे सके। अगर मैं इस NH2 की बात करूं तो इसके बगल में भाई साहब सिर्फ हाइड्रोजन अटैच है जो कुछ नहीं कर सकता, इंडक्टिव भी नहीं, ना तो कोई रेजोनेंस। लेकिन दूसरे वाले NH2 में इसके लोन पेयर को ही भगाने वाला एक स्पीशीज प्रेजेंट है इसके अंदर। एक तो -I से खींचता है ये कार्बन sp2, और दूसरा इसके लोन पेयर को भगा के ले गया ये थ्रू मेसोमेरिक इफेक्ट। तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो भाई ये H+ आयन को आराम से एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन बनाएगा, इनमें उतनी प्रॉब्लम आने वाली है। तो ऑफ कोर्स ये थोड़ा खराब बेस हुआ। तो इसका Kb ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर, इफ आई एम करेक्ट, इज समवेयर अराउंड, कोई बता सकता है? एनी आइडिया? नहीं 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 नहीं, -3 क्यों जी? और ज्यादा हो जाएगा ना फिर तो। हाँ अराउंड -9, चलो रफली मैंने ऐसे बता दिया। आ रहा है बात समझ में? तो ये खुद कॉमन सेंस लगाने वाली बात है। और वहीं अगर मैं अमाइड की बात करूं, CONH2, वहां पे भी लोन पेयर है नाइट्रोजन के पास, बट प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत ही खराब बेस है यार। कितना है? 10 के पावर -14। क्यों ये इतना क्यों खराब हो गया? क्योंकि इसका लोन पेयर को हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेके भाग गया है, और वो तो वापस देगा ही नहीं इलेक्ट्रॉन को, तो बेकार ही हो गया एकदम। तो ये इस ऑर्डर का होता है, ये नोट कर लेना। तो अब यहां से क्या समझ में आया? जैसे एसिडिक स्ट्रेंथ को Ka के टर्म में देखते थे, इफ Ka इज मोर एसिड विल बी स्ट्रॉन्गर, लाइक दैट बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या देखेंगे? Kb। व्हाट इज Kb देन? Kb का मतलब ये है, देखो मैं समझा दे रहा हूं, when it is dissolved in water, this equilibrium constant Kb is associated with this equilibrium. Kb can be written as ammonium ion into this, and
एंड डिवाइडेड बाई अमोनिया, क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रहता है उसको. दिस इज Kb. I mean this when I am saying. So clearly लिख सकते हो बेसिक स्ट्रेंथ किस पे मेजर होगा भाई, कि जो ज्यादा OH माइनस निकाले, और जो ज्यादा OH माइनस निकालेगा उसका Kb हाई होगा. सो बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू Kb, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हाँ जैसे ही Pk आ जाए तो Pk भी रिवर्स हो जाएगा बिल्कुल. ठीक है, ये ध्यान रखना. गॉट इट एवरीबॉडी? अरे हो गया ये. तो इनके पीके भी लिख सकते हो क्या? इसका पीके भी कितना होगा, इसका पीके भी, इसका पीके भी, देख रहे हो पीके भी हाई है तो बेस खराब है. वही जो एसिड में हम देखते थे यहाँ बेस, वहां जो H प्लस आयन के लिए देखते थे यहाँ OH माइनस के लिए. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? वेरी गुड. ओके, आगे बढ़े आप. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में सॉल्ट को बोल रहा हूं. वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में तीसरी कैटेगरी कौन सी थी? ये कब वीक इलेक्ट्रोलाइट होगी? A salt will be considered as weak electrolyte if its solubility is really poor in water. If its solubility is really poor. अब हाँ जी, solubility is really poor. और लगाना है really poor. Understood? अब कौन से एग्जाम्पल आएंगे? अरे its solubility is poor है यार, बस उतना ही काफी है. अब एग्जाम्पल देखें कुछ. तो बच्चों जिनका नाम ले रहा हूं उनको हमेशा याद रखना, ठीक है? बेरियम एंड स्ट्रॉन्सियम सल्फेट. लेड सल्फेट एंड सिल्वर सल्फेट. ये चारों नाम याद रखना. बेरियम, स्ट्रॉन्सियम एंड लेड सल्फेट. हाँ जी, वो Ag2 ही रहेगा ना. सिल्वर पे +1 होता है ना. सुन रहे हो ध्यान से तुम लोग? सल्फेट हो गया ना, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, AgCl, AgBr, AgI. PbCl2, PbBr2, PbI2. Hg2Cl2, Hg2Br2. देखो मैंने नहीं देखा Hg2I2, बट लिख लो, कोई बात नहीं, क्या ही फर्क पड़ता है देखा है नहीं देखा.
ये ऐसे हैं जो कैसे हैं, ये insoluble. They're extremely, I mean, their solubility is really poor. ठीक है। अच्छा ये देखो मैंने बड़ा अलग तरीके से लिखा है Hg2Cl2, क्या मजाक है ये? इसका मतलब है यहाँ सिल्वर सिल्वर बॉन्ड होता है, अरे सॉरी मर्क्यूरी मर्क्यूरी बॉन्ड, ये +1 है, ये +1 है, ये भी आयनिक कंपाउंड ही, बट ये इतना स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है ना कि वाटर में क्लोराइड आयन को फ्री नहीं करता है। इंटरेस्टिंगली एक अब मैजिकल कंपाउंड बताता हूँ, HgCl2, HgBr2, ये सब मैजिकल कंपाउंड है। क्यों है? दे आर कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर बट स्टिल डू नॉट गिव एनी आयंस, इसलिए मैजिकल हो गए। यार पानी में घुल भी रहा है, आयन ही नहीं मिल रहे, क्या मजाक है। तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में डिसॉल्व होता है, मैजिकल कंपाउंड्स में लिख लेना इसको, soluble but do not furnish any ion. तो ये तो मैंने कॉमन कुछ लिस्ट बताया, ये कॉमन कुछ लिस्ट बताया। देखो जब मैं सल्फेट की बात कर रहा हूँ तो इतने ही, जब मैं बात कर रहा हूँ हेलाइड्स की तो इतने ही है बेटा, मतलब इससे ज्यादा बियॉन्ड बड़ा लिस्ट नहीं। लेकिन ऑलमोस्ट ऑल तो नहीं बोलना चाहिए, ऑलमोस्ट क्यों लिख रहा हूँ, हाँ, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोक्साइड सल्फाइड कार्बोनेट्स सल्फाइड्स ऑक्सलेट्स are insoluble in water except, insoluble मतलब यार बहुत खराब solubility है, except that of alkali metal ions and ammonium ion. Salts of these, समझ गए। अमोनियम का अगर वो हाइड्रोक्साइड है तो सॉल्युबल होगा, अल्कली मेटल का है तो सॉल्युबल होगा। जैसे मैंने बोला मोस्ट ऑफ द मैंने बोल दिया है, ठीक है। तो ये ध्यान रहना चाहिए, सारे नहीं होते बट इनके। तो प्यारे बच्चों ये लिस्ट रही। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट अपने क्लास का 75% हिस्सा इतने बकवास से क्लासिफिकेशन पे दिया है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। मैं बता रहा हूं कि आज के क्लास का अगर आप ये हिस्सा अपने दिमाग में रख लेते हो और आपको केमिकल इक्विलिब्रियम आता हो, तो छोटे छोटे बस मैथमेटिकल चीजें हल्का हल्का सीखना पड़ेगा। इस आयनिक इक्विलिब्रियम सबसे खराब टॉपिक है, मतलब सबसे आसान टॉपिक है मैं बोल रहा हूँ उस लिहाज से, अगर आप इतनी बातें दिमाग में रख लेते हो तो। अगर नहीं रखोगे तो आपको दुनिया का सबसे कठिन चैप्टर में से एक लगने वाला है, ये ध्यान रहना चाहिए। तो डिसीजन आपका है, मैंने अवेयरनेस बता दिया, जनहित में जारी ये सूचना, ठीक है। कर लिया नोट सबने? तो मैं आपको पूरे 3 मिनट 180 सेकंड का टाइम देता हूँ, एक बार दोबारा बढ़िया से इनसे दोस्ती कर लो, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं।
चलो भाई, सबने रिवाइज कर लिया। चलो 2 मिनट और दे रहा हूँ मैं एट द मैक्स, अच्छे से देख लो। मनस्वी, याद हो गया सब? चलिए प्यारे बच्चों, तो मैं स्टार्ट करूं फिर, है ना? अच्छा देखो, ये इनडायरेक्टली मैंने आपको जो अभी तक पढ़ाया ना, इनडायरेक्टली ये सब सॉल्युबिलिटी के बारे में स्टोरीज थी सब ना। यही बात है ना भाई, सॉल्युबल हो जाए और आयंस फर्निश करे। जो सॉल्युबल होगा वही तो आयन फर्निश करेगा, खास करके आयनिक कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूँ, सॉल्ट्स की बात कर रहा हूँ, इजंट इट? यही है ना? चलिए, तो अब अच्छा, इनको किस में हम लोग किस में डिसॉल्व कर रहे हैं भाई? किस में डिसॉल्व कर रहे हैं? वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज हम समझ लेते हैं, और वाटर की प्रॉपर्टीज हमें समझ में आ जाएंगी तो फिर इसके अंदर एक एक वीक एसिड डिसॉल्व करके देखेंगे, वीक बेसिस, और फिर देखेंगे इस आयनिक इक्विलिब्रियम में करना क्या है। एक ट्रेंड पकड़ेंगे ना, पूरा चैप्टर खत्म है उसके बाद। ठीक है, कोशिश करते हैं कि आज आपको पूरा ग्लिम्स में दे ही दूं आयनिक इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो हेडिंग डालो, क्या हेडिंग डालना है? वाटर, यस। प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, यस, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। देखो यार, ऐसे प्रॉपर्टीज के बारे में बात करोगे तो सबसे पहला आपको मालूम है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बेटा? बोलो, 100 डिग्री सेल्सियस एट 1 atm प्रेशर, है ना? इसका डेंसिटी फटाफट लिखते चलो। हाँ, डेंसिटी इज 1 ग्राम/ml, ऑलमोस्ट कांस्टेंट आप बोल सकते हो, हालांकि 4 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। डेंसिटी ऐसे बढ़ता है फिर घटने लगता है। वन ग्राम पर ml होता है, ठीक है? डेंसिटी इज 1 ग्राम/ml, मतलब आप इसी के आसपास ही रहेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं लिक्विड स्टेट में, समझ गए ना? हालांकि ये डेंसिटी अगर प्रिसाइसली पूछो तो कितने पे है बेटा? 4 डिग्री सेल्सियस पे। अंडरस्टूड? अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अब देखते हैं। ये तो हो गई पुरानी बातें, ठीक है? बाकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये सब हमने थर्मो में पढ़ लिया था वाटर के बारे में, तो वो सब मैं यहाँ रिपीट नहीं करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? बेसिकली वी विल लुक एट द रिलेशन बिटवीन आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड
आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। लेकिन उससे पहले ये समझो कि वाटर जिसके अंदर हम सारे कंपाउंड्स को डाल करके उनके डिसोसिएशन आयनेशन को चेक कर रहे हैं, तो पहले हम सोच लेते हैं क्या वाटर खुद में इलेक्ट्रोलाइट है? इज वाटर एन इलेक्ट्रोलाइट? आंसर है यस सर, बट एक्सट्रीमली पुअर इलेक्ट्रोलाइट। लिखो ये बात। वाटर इज एक्सट्रीमली पुअर इलेक्ट्रोलाइट। एक्सट्रीमली पुअर मैं बोल रहा हूं। कितना खराब है ये आपको यहीं से देखने को समझ में आ जाएगा कि H2O को लिक्विड फॉर्म में अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो ये H प्लस एक्वस, जैसा मैंने बोला यार ऐसे लिखना नहीं चाहिए, तो करेक्ट तरीका इसका लिखने का होता है कि H2O प्लस H2O, या फिर ऐसा मान लो डबल H2O। एक ने प्रोटॉन दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, तो H3O प्लस। लिखना ऐसे चाहिए, करेक्ट तरीका है ये लिखने का। दिस इज नॉट द करेक्ट वे, बट समझने में ये थोड़ा ज्यादा आराम से हमें, क्योंकि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन वही होगा जो H3O प्लस का हो, तो इसलिए बेटर है मैं गलत वाला ही तरीका लिखूंगा। बट आप समझना, कभी अगर ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए कि एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस मिलने वाला, तो गलत बात है। दैट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ H3O प्लस। तो H प्लस एक्वस हो गया प्लस। इसका जो कंसंट्रेशन है H प्लस आयन एंड OH माइनस का, और जो इसका अपना कंसंट्रेशन है प्योर लिक्विड की मैं बात कर रहा हूं, at 25 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर हैव कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। ऑफ कोर्स दोनों इक्वल होंगे भाई, इसका कुछ भी ब्रेक करेगा इक्वल अमाउंट में ही तो ब्रेक करेगा ना बेटा। ये OH माइनस और दोनों के दोनों 10 के पावर -7 मोल पर लीटर होते हैं। इमेजिन कर सकते हो कितना बकवास है। और इसका कंसंट्रेशन कितना होता है? तो आप सभी को मालूम है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, 1 ग्राम पर ml। कहने का मतलब कि 1000 ml विल कंटेन कितने मोल, 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। एम आई राइट? तो बेटा 1000 ग्राम ऑफ वाटर, मोल ऑफ वाटर is equal to 1000 divided by 18, which will come out to be molarity of pure water। कितना आएगा बेटा? नंबर ऑफ मोल पर लीटर वॉल्यूम। तो ये 1 लीटर है ना, 1000 ml, तो 55.55 मोल अपॉन वॉल्यूम 1 लीटर। मोल पर लीटर। याद रहेगा सबको? ये एकदम ध्यान रखना। बल्कि प्रॉपर्टीज जब आप लिख रहे थे तो उसका कंसंट्रेशन भी लिख लो यहीं पे, हमेशा याद रहना चाहिए। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 55.55 मोल पर लीटर। 5555 याद रहेगा, 55.55। तब आप इमेजिन करो कि ये कितना खराब है। ये एट 25 डिग्री सेल्सियस ये 55.55 में से x निकलता है XX, और ये x की वैल्यू ही कितनी है, 10 के पावर -7। सोच लो कितना खराब है। अरे आ रहा है बात समझ में? बोलो। सो इट इज एक्सट्रीमली पुअर इलेक्ट्रोलाइट। क्यों? क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस पे ऐसा देखा गया है कि इसमें आने वाले H प्लस आयन एंड OH आयन का जो कंसंट्रेशन है वो इतना पैथेटिक है, इतना खराब है। 55.55 मोल पर लीटर में आपको 10 के पावर -7 पर मोल पर लीटर मिल रहा है भाई, क्या मजाक है, इतना खराब है। समझ गए? तो अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन हेडिंग डालो, रिलेशन बिटवीन, हाँ जी पूरा लिख लो आप, और यही x है। अगला हेडिंग क्या है?
relation between ionic product, relation between ionic product and ionization constant. ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ये के आयोनाइजेशन बोलते हैं। आयनिक प्रोडक्ट क्या है, इसी को KW बोलते हैं। अभी मैं दिखाता हूं क्या है ना। तो बेसिकली रिलेशन बिटवीन KW एंड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। नोट करें, नोट कर लिया सबने, ये हेडिंग डाल लिया? बोलिए बच्चों। चलो, तो अब ये हेडिंग डालने के बाद अब मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। H2O, as I told you, H plus ion and OH ion. K ionization कैसे लिखते हैं K ionization को? It is an equilibrium constant. How will you write that? You will write, sir, active mass of H plus ion, active mass of OH minus divided by H2O. सारे बच्चों बोलो, क्या ये वैल्यू कांस्टेंट रहने वाली है? बिल्कुल। अरे प्योर वाटर का कंसंट्रेशन तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। मैंने बोला डेंसिटी इज ऑलमोस्ट 1 ग्राम पर ml। 0 से लेकर के 100 के बीच में कोई भी टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट बोल सकते हो, जब तक वो लिक्विड स्टेट में ना। थोड़े बहुत वेरिएशंस होंगे। तो अब ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो यार इन दोनों को प्रोडक्ट ले लेते हैं ना। तो इनका जब प्रोडक्ट लेते हैं, बेसिकली व्हेन वी टेक KW into H2O, तो ये जब लिख रहे हैं तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है? ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू, पूरा का पूरा चीज। तो इस पूरे टर्म को ही हम क्या बोलते हैं? KW। और उसका नाम आयनिक प्रोडक्ट क्यों है? क्योंकि उसमें आप देखो ध्यान से, उसके अंदर क्या रिप्रेजेंटेशन है? प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ कैटायन एंड एनायन, इसलिए तो इसको क्या बोलते हैं? आयनिक प्रोडक्ट। तो क्या रिलेशन है भाई KW एंड K इसमें? तो आप बोल सकते हो कि भाई KW इज सिंपली K आयोनाइजेशन मल्टीप्लाई बाई H2O का कंसंट्रेशन, विच इज मोस्टली क्या? मोस्टली क्या? 55.55। अरे बोलो यार, तो यहाँ KW हो गया। तो याद रहेगा ये बात? सभी को याद रहेगा ना? इतना सिंपल सा होता है और कुछ नहीं। तो जब कभी भी मैं KW लिखूं तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आई हैव गिवन यू द प्रोडक्ट ऑफ H plus एंड OH minus. Whenever from now I am saying this is the KW of what? This is the KW. समझ गए? अब देखते हैं KW क्या बदल सकता है टेम्परेचर के साथ? हाँ जी बिल्कुल बदलता है। लिखो वेरिएशन ऑफ KW विथ टेम्परेचर। हाँ जी पूरा नोट कर लो ये। आयनिक प्रोडक्ट लिखा तो है ऊपर, आयनिक प्रोडक्ट, और ये आयनाइजेशन कांस्टेंट। ये भी क्या है? एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अरे बोलो बेटा, कुछ नया नहीं है ये। रिप्रेजेंटेशन बस नए नए नाम आ रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, नोटेड? हाँ जी
क्या नहीं आया? किसको नीचे ले जाएं? कहाँ पे ले जाएं? इधर से इधर लेके आए? हाँ तो वही तो के आयनाइजेशन है। अरे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये के डब्ल्यू नहीं है, माई बैड, दिस इज के आयनाइजेशन ना। ओहो मैंने गलती की। देखो के आयनाइजेशन इज दिस ना, दिस इनटू दिस विल बी दिस वैल्यू, एंड इसी वैल्यू को ही क्या बोलते हैं? के डब्ल्यू। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे करेक्शन कर लो पहले। अभी याद आ रहा है तुम लोग को इतने देर बाद? लिखते जा रहे हो तो बिना मतलब सोचते समझे। अरे हो गया बच्चों, बोलो। अब आगे बढ़ते हैं, तो बताओ हेडिंग डालो, वेरिएशन ऑफ के डब्ल्यू विथ टेम्परेचर, वेरिएशन ऑफ के डब्ल्यू विथ टेम्परेचर। तो एक बात बताओ बच्चों, इट इज जस्ट लाइक वेरिएशन ऑफ एन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, isn't it? It is just like variation of equilibrium constant with temperature. मुझे बात बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये रिएक्शन का अगर आपको नेचर मालूम हो तो टेम्परेचर के साथ क्या आप बता नहीं सकते हो बढ़ेगा या घटेगा? बताओ, इसका नेचर मैं बता दे रहा हूं। आप न्यूट्रल कंपाउंड को आयोनाइज करने की कोशिश कर रहे हो, तो मोस्ट ऑफ सच रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। मोस्ट ऑफ सच रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक इन नेचर। जितने भी खास करके वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले हैं ना, जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट अभी तक हमने पढ़ा है, उनको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो मोस्टली एंडोथर्मिक होते हैं। तो अगर ये एंडोथर्मिक है तो कितने लोगों को मालूम है कि सर अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जल्दी बताओ, शुड इंक्रीज और डिक्रीज? टेल मी। ये केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा मैंने बोला है कि उसी का एप्लीकेशन हम कर रहे हैं। इंक्रीज, ली चैटलेट प्रिंसिपल से देखो कि भाई अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सोल्यूशन टेम्परेचर कम करना चाहेगा रिएक्शन। वो कब कम होगा? जब वो मोर एंड मोर फॉरवर्ड जाए, तभी तो वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। रिवाइज केमिकल इक्विलिब्रियम अगेन, इज दैट क्लियर? तो चलो बच्चों, तो इससे ये समझ में आया कि आयोनाइजेशन विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। व्हाई? बिकॉज दिस इज एंडोथर्मिक। लिख लोगे ये बात? लिखो जल्दी, खत्म करो। तो इनकी वैल्यूज मैं आपको बता दे रहा हूं। तो जब बताओ के आयोनाइजेशन इंक्रीज करेगा, तो दिस इंप्लाइज दैट इवन के डब्ल्यू विल ऑल्सो इंक्रीज, क्योंकि भाई के डब्ल्यू भी तो, के डब्ल्यू के आयोनाइजेशन दोनों प्रोपोर्शनली तो है। तो ये के डब्ल्यू का वैल्यू मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे कॉमन 10 to the power -15 एट क्लोज टू 0 सेल्सियस। मतलब लगभग मैं बता रहा हूं ना, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूं। -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये रूम टेम्परेचर है। और यही के डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर है? ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 के पावर -13 एट क्लोज टू 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास, या 90 to 100। क्या दिख रहा है आपको? बढ़ रहा है ना ये वैल्यू? बढ़ रहा है ना बेटा? बोलिए। तो यहां तक हो गया, सब क्लियर है? हाँ, तो सारा डिस्कशन जब तक आपको बोला ना जाए तब तक हम लोग कहां करने वाले हैं? रूम टेम्परेचर पे। अगर मैं स्पेसिफाई कर दूं, तो स्पेसिफाई करूंगा तो मुझे ये वैल्यूज देना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर पे ये वैल्यू याद कर लो, के डब्ल्यू का वैल्यू 10 के पावर -14 होगा। ये याद रहेगा सबको? अब एक क्वेश्चन लिखो, थ्योरी पार्ट खत्म हो गया, न्यूमेरिकल स्टार्टेड। राइट डाउन अ क्वेश्चन।
राइट डाउन अ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम लोग? लिखो तो, फाइंड द concentration of H plus ion, पहला पार्ट, concentration of OH ion, pH, pOH of pure water at 25 डिग्री सेल्सियस। चलो फटाफट, concentration of H plus ion, concentration of OH ion, pH and pOH of pure water at 25। अगर देखो एग्जाम में कुछ चेंजेस करेगा तो वो और डेटा भी देगा, जैसे pKw मैं यहाँ बता रहा हूँ इस 14 at 25 डिग्री, ये मैं अभी बता रहा हूँ बट आपको ये दिमाग में रखना है, मैं बार बार नहीं दूंगा, एग्जाम में भी नहीं दूंगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 25 बोल दिया तो यही है, और अगर टेम्परेचर भी मिसिंग हो जाए तो भी आप न्यूमेरिकल करना ही हो तो भी आप वही 14 वाला ही लेके चलोगे, 10 के पावर -14। कम ऑन, डू इट गाइस, डू इट फास्ट। आ गया, वेरी गुड। सिंपल एकदम, ऐसे समझो जैसे इक्विलिब्रियम के प्रॉब्लम्स करते थे, वहीं से स्टार्ट करो। ऐसे समझ लो जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रॉब्लम आपको दिया हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हो, आपसे कुछ पूछ रहा हो, इतना सिंपल है, वहीं से शुरू करना है, बिल्कुल हाई फाई, कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो बच्चों, करता हूं। अब देखो, ध्यान से देखो, जिन्होंने निकाला है वो थोड़ा ध्यान से देखो कैसे करेंगे यार, बेहद आसान है ये, अभी बता दूंगा, आपको लगेगा कि यार क्या ही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखो मैंने क्या दिया है आपको, KW का वैल्यू कितना दिया है, 10 के पावर। अब एक बात बताओ, इसका कंसेंट्रेशन कितना दिया हुआ है, क्या देने का जरूरत है, वाटर का कितना होता है 55.55, प्योर वाटर है ना भाई। तो आप कैसे करते थे, याद करो कि भाई t इक्वल टू 0 पे इतना है, इसमें से कुछ टूट रहा होगा 55.55 माइनस x, तो ये कितना बनेगा x, और ये कितना बनेगा x। और आपको मालूम है कि KW को हम लिख सकते हैं H प्लस आयन इंटू OH आयन, यही तो था आयनिक प्रोडक्ट, और इसकी वैल्यू हमें मालूम है कितना, -14 दिया हुआ है ना। और ये हमें नहीं मालूम है तो इनकी जगह रख दो ना यार, x एन x, क्या हो गया यहाँ से, x² इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी आ गई, -7, और यही x ही कुछ और नहीं है, H प्लस आयन है, तो यहाँ से क्या निकल के आया है बच्चों, H प्लस आयन का वैल्यू -7 मोल पर लीटर। OH आयन यूनिट लिखना अच्छे से, -7 मोल पर लीटर। अरे बोलो, आ गया। अब कितने लोग कह रहे हैं pH निकालना है, ये तो आपने बताया था सर, -log⁻10 और 10 के पावर -7। ध्यान दो, जो पावर होता है वो उठ करके पीछे आएगा, -1 इंटू -7 मल्टीप्लाई बाई log ऑफ 10 पे क्या पावर डालूं कि 10 ही मिल जाए,
1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि लॉगरिथम तो एक पावर ही होता है ना। तो ये आ जाएगा -1 मिलके 7, pH 7 हो गया। तो सिमिलरली कितने लोग बोल रहे हैं POH भी कितना आ जाएगा -log2⁻10 OH माइनस, और ये भी कितना था, वही वैल्यू था सर 10⁻⁻7, तो ये भी कितना आ गया 7। तो आज के बाद याद रखोगे, ऐसे बचपन में भी पढ़ा होगा तुम लोगों ने, न्यूट्रल वाटर का pH रूम टेम्परेचर पे 7 होता है। कुछ कहानी याद आया, यहां से निकल के आता है वो। सोचो बचपन में कितना याद कराया जाता है। सेट हो गया, हमेशा याद रहेगा। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि न्यूट्रल वाटर का किसी भी टेम्परेचर पे pH 7 होता है, इज इट अ राइट स्टेटमेंट और रॉन्ग? रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि सर आपने KW का वैल्यू ही बताया है कितना, एट 690 डिग्री सेल्सियस के आसपास वो KW का वैल्यू कितना था 10⁻⁻13। अब ये -13 है, तो यहां से इस बार ही x² का वैल्यू कितना आ जाएगा 10⁻⁻13, x की वैल्यू माइनस, समझ गए ना बात, 6.5। तो h प्लस कितना आ जाएगा 10⁻⁻6, pH कितना आ जाएगा, तो ये तो न्यूट्रल वाटर का pH 6.5 हो गया। तो इसीलिए कई बार ना ऐसे क्वेश्चन बेवकूफ बनाने वाले खूब आते हैं। द pH ऑफ वाटर इज फाउंड टू बी 6.5, ये क्या कॉन्क्लूड करता है, सोल्यूशन इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो कायदे से आपको बोलना चाहिए जब तक आप टेम्परेचर नहीं बताओगे ये इररिलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 7 के नीचे pH भी प्योर वाटर का ही pH हो सकता है, और वो हमने देखा टेम्परेचर बदल करके। लेकिन अगर ये बोल दे कि व्हाट विल बी द pH ऑफ एन एसिडिक सॉल्यूशन इफ टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप बोलोगे 7 इज फॉर न्यूट्रल, 7 से नीचे एसिडिक। यही पढ़ा था ना, वो क्यों एसिडिक आता है अभी खुद ही निकलेगा, टेंशन मत लो। उसके ऊपर क्या बेसिक होता है। अरे 7 के नीचे pH है तो एसिडिक, pH 6.5 6। अरे समझ में आ रहा है क्या सबको? अ सॉल्यूशन इज एसिडिक, यूनिवर्सल स्टेटमेंट क्या है जो कभी गलत ना हो, वो ये है, अ सॉल्यूशन इज एसिडिक इफ द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज ग्रेटर देन H प्लस आयन इज ग्रेटर देन OH माइनस, तभी वो एसिडिक है। अगर उसका pH ग्रेटर देन, pH लेस देन है POH से, तो वो एसिडिक। क्योंकि देखो ना, माइनस लॉग ले लोगे तो इनक्वालिटी चेंज होगा ना। बोलो बेटा, तो ये बात लिखो, नोट करके लिखो। pH of neutral water at room temperature will be 7. pH of neutral water will be 7 at room temperature, लिख लिया ना? Okay, if pH at room temperature is less than 7, then solution is acidic. समझ में आया? अब इस स्टेटमेंट को खूब घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। जैसे आपको pH दिमाग में डाला, मैं POH पे क्वेश्चन बना दूंगा। pOH ऑफ द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन 7, तो क्या है? ग्रेटर देन 7 है POH 7 से, तो एसिडिक है। समझ रहे हो कहां से घुमा रहा हूं मैं? बिल्कुल यहीं से कि भाई POH भी तो 7 होता है ना? तो ठीक है, ये बात समझ में आ गया। वहीं आप नेक्स्ट हेडिंग डाल, मतलब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट डाल करके, pH ऑफ न्यूट्रल वाटर may be less than 7 or greater than 7 depending on temperature. Mind that, अंडरलाइन कर लेना। मैंने अंडरलाइन करवाया न्यूट्रल वाटर का, एसिडिक बेसिक का नहीं बता रहा हूं अभी। pH ऑफ न्यूट्रल वाटर में बी ग्रेटर देन और लेस देन 7
डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर, और वो टेम्परेचर मैंने पहले ही आपको बता दिया। यहां तक क्लियर है? अब अगला क्या पॉइंट लिखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट क्या है भाई? एन एक्वस सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। कब एसिडिक होगा? इफ concentration of H plus ion is greater than concentration of OH ion or POH is. Similarly, an aqueous solution will be basic. कब होगा भाई? जब OH ion का नंबर ज्यादा हो जाए H plus ion से। और pH is greater than POH. A solution will be, an aqueous solution will be neutral कब? जब H plus ion and OH ion बराबर हो जाए, या फिर pH and POH बराबर हो जाए। और ये किसके बराबर होंगे? P के W/2। अंडरस्टूड? वहीं से यार KW का वैल्यू निकाला था, H plus ion का निकाला था। यहां तक क्लियर हो गया? तो बच्चों अगर आप इतना सीख गए हो तो एक होमवर्क मैं दे देता हूं, मतलब 2-3 होमवर्क देता हूं, ये करके आना HW आपके लिए। क्या है? फाइंड pH एंड POH फॉर, पहला क्वेश्चन है 0.1 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन, 0.05 मोलर H2SO4, 0.1 मोलर NaOH, ये सब एक्वस सॉल्यूशन है। ये 3 क्वेश्चन है और इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करता हूं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट क्लास।